हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। यस सा। चलिए। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट ओवरहेड्स चैप्टर के बारे में। और हमने होमवर्क के लिए कुछ एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और उसके बेसिस के बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी। करेक्ट है एकदम? यस। अभी उसकी कुछ बेसिक थियोरीज जो है, मतलब अब ये जो थियोरी जो है वो एज सच थियोरी कुछ बची नहीं है। वो थियोरी जो है वो क्या है भाई? वो यहाँ पे इट इज सिंपली व्हाट वी से इज कैसे इसको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो वाला पार्ट बचा हुआ है। तो आज हम लोग लगभग, मतलब मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है, ये हम लोग आज दोस्तों इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो आप सब बताइए मुझे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट, एकदम फटाफट। तो सर, मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज जो है वो एक दूसरे को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर सेकंड हम लोग बात करते हैं स्टेप मेथड, ऑल्सो नोन एज व्हाट, द नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जिसके अंदर द सर्विस डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज इज अपोर्शन फर्स्ट। एंड उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, द स्टेप डाउन मेथड, ऐसा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको काम करते हैं। सो इसका जो हम लोग काम करते हैं वो कौन सा है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, के लिए स्ट्रीम कॉस्टिंग कर मान लगे, इसमें ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट केलं आहे मी, कर। हाँ। सो स्टेप मेथड और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये हम लोग बात करते हैं। क्लियर एकदम? सो इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड लास्ट में रेसिप्रोकल मेथड की हम लोग बात करते हैं। रेसिप्रोकल में इंटर डिपार्टमेंट सर्विसेज को हम लोग कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर तीन मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। वो तीन मेथड्स कौन से हैं दोस्तों? एक है साइमल्टेनियस, ट्रायल एंड एरर एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या ये बातें आपको याद है बच्चों? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। यस, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में अगर आ गया शॉर्ट नोट के लिए तो बस पता होना चाहिए, नहीं भी आया तो भी इट्स ओके। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेथड बहुत जरूरी है। सो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज विच मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर। खत्म। तो ये है डायरेक्ट मेथड। तो ये उसका इलिस्ट्रेशन है, ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। इसके अंदर हम लोग एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विस देता है, द मेथड गिव्स कॉग्निजेंस टू सर्विसेज रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। गिव कॉग्निजेंस मतलब क्या? कॉग्निजेंस मतलब हम लोग कहते हैं कि सर ये कंसीडर करते हैं करके, बराबर के नहीं। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो इसको अपन कंसीडर करते हैं, ऐसा। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देर इज अ सीक्वेंस दैट वी हैव टू डिसाइड। तो सीक्वेंस क्या है? begins with the department that renders maximum number of services to other service departments। ठीक है। सो वो देखो आप, झालं की लगेच कर। हाँ हाँ। सो इट, द सीक्वेंस क्या है? इट बिगिंस विद द डिपार्टमेंट दैट रेंडर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज टू अदर सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो अपना सीक्वेंस जो है दोस्तों, वो सीक्वेंस क्या है अपना? तो द सीक्वेंस हमने बोला था कि सर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस यूज करते हैं हम लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, द सर्विसेज, द डिपार्टमेंट विच सर्व्स द लार्जेस्ट नंबर to other is distributed first, then the next largest, and it goes on and on। समझा बात को? Some authors are of the view that the cost of service department with the largest amount of cost should be distributed first। बराबर है कि नहीं? सो जिसमें जो कॉस्ट ज्यादा होती है वो हम लोग क्या करते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट, जो हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा किया भी था।
क्लियर एकदम। सो स्टेप मेथड वेरी सिंपल। चलिए ये इसका क्वेश्चन, ये हमने क्लास में सॉल्व करे हुए ये सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विसेज दे रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। सो द फैक्ट दैट वेयर टू और मोर सर्विस डिपार्टमेंट may render services to each other, interdepartmental services are given what due weight. इंटरडिपार्टमेंट सर्विसेज आर गिवन व्हाट ड्यू वेट, दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं। सर्विस बाय वन टू अनदर सर्विस, सर्विस बाय टू टू फर्स्ट सर्विस, ऐसा अपन करते जाते हैं। इसके अंदर तीन मेथड्स हैं, साइमल्टेनियस, ट्रायल एंड एरर एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेक्निकली आपको पहले जो पढ़ना है और जो सॉल्व भी करना है वो कौन सा था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर पहले क्या होता है, मान लो ए बी सी एक्स वाई। एक्स वाई जो है ये कौन से डिपार्टमेंट से सर, ये एक्स वाई जो है ये सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स वाई ये सर्विस डिपार्टमेंट है, और ए बी सी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इधर क्या होता है, अगर मान लो x के 1000 ओवरहेड्स है और y के 2000 ओवरहेड्स है, तो इसके अंदर क्या होता है, पहले x का a में बटेगा, b में बटेगा, c में बटेगा और y को भी मिलेगा। सो y को यहाँ पे x का शेयर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, y का 2000 प्लस x का शेयर, ये क्या होगा, ये a में बटेगा, ये b में बटेगा, ये c में बटेगा, और वो कुछ वापस से किसको देगा, y को, x को देगा। सो y का शेयर ये आया, फिर क्या हो जाएगा, y का वापस a को मिलेगा, b को मिलेगा, c को मिलेगा, और वापस से y को मिलेगा, x का ये। तो ऐसा ये चलते जाएगा, बराबर के नहीं। तो यहां पे आप समझिए बात को, इसको अपन क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इजी एकदम, वेरी सिंपल, राइट, यस। उसके बाद अब ट्रायल एंड एरर मेथड में ये हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमने बात करी, ये हमने बात करी अबाउट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, हम लोग सिर्फ सर्विस करते हैं, बराबर है। फिर जो टोटल चंक है वो फिर बचे हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। क्लियर है। सो चलिए पहले अपन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी को स्टडी करते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड थियोरी एकदम सिंपल है, प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करे हुए, कोई ज्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं है। अंडर दिस मेथड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड to other service department, distributed to other service and production departments on the agreed percentages. And now the important point is, the process is to be repeated till the figures of service department are either exhausted or reduced to a figure which is very small. समझा बात को। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक सर्विस प्रोडक्शन, फिर जो दूसरा सर्विस, समझ में आ गया आपको। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, ट्रायल एंड एरर मेथड की। इसके अंदर मतलब इट इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स। रिपीटेड में अपन प्रोडक्शन के पास भी लेके जाते थे ना, अब इधर ट्रायल एंड एरर मेथड में हम लोग सिर्फ सर्विस खेलते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, the cost of one service department is apportioned to another service cost center. Cost of one service cost center is apportioned to another service cost center. Then the cost of another service plus the share from the first is again apportioned to the first cost center. मतलब यहां पे हमने क्या बोला कि सर हम सिर्फ क्या खेलते हैं, सर्विस, फिर वापस सर्विस, ऐसा। This process is repeated till the apportioned amount becomes negligible. That is to say, repeated distribution method is followed to the extent of service departments only. Then all apportioned amounts of each service are then, हम लोग क्या करते हैं उसको, added to get the total apportioned cost. Then they are redistributed to the production department. तो जो उनका टोटल आ जाता है
फिर वो हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन में बांट देते हैं उसको, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड गिव्स द सेम रिजल्ट, ठीक है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब अपन क्या करते हैं, एक्स का प्लस वाई का शेयर इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स, वाई का इज एक खुद का शेयर प्लस टोटल ओवरहेड्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, ऐसा अपन इक्वेशन बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चों इसमें कुछ आपको क्वेरी है क्या इन एनी ऑफ द मेथड्स, कि सर इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं? नहीं तो फिर ये इसके सारे हमने जो पॉइंट्स है वो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे हैं, और वो उसके अलावा कुछ मतलब ऐसा थियोरी है, ऐसा थियोरी के लिए खास कुछ है नहीं। वेरी बेसिक, ठीक है। अभी एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अभी एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स की अगर बात करें तो कुछ बातें अभी फटाफट फटाफट जो हम लोग को पता है। सो ओवरहेड्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, सो हमको पता है ये पूरा काम करने के बाद हमने टोटल ओवरहेड्स निकाले। टोटल ओवरहेड्स निकालने के बाद एक यहां पे हमने रिकवरी का बेस हमने सिलेक्ट किया। ये जो रिकवरी का बेस हमने सिलेक्ट किया, ये कैसे हो सकता है, ये रिकवरी का जो बेस हमने जो सिलेक्ट किया है, ये कैसे सिलेक्ट करते हैं सर? इट इज इधर बेस्ड ऑन व्हाट, डायरेक्ट मेथड, एंड दूसरा जो है हम बात करते हैं अबाउट विच मेथड, इनडायरेक्ट मेथड की अपन बात करते हैं। सेकंड कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड की। सो डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट्स, और इनडायरेक्ट मेथड इसमें अलग अलग मेथड्स याद है आप लोगों को, कौन से मेथड है? सो इट इज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, मशीन आर रेट, एंड लास्ट में वी हैव इज लेबर आर रेट। ओके ओके, सो इंपॉर्टेंट अभी तक हमने क्या सीखा कि सर हाउ टू कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स, क्लियर है एकदम? ओके ओके, नाइस। So let's go through this. Collection of figure of overheads for the factory as a whole or for various department is not enough. So collection is not enough. It is need to be ascertain how much is to be debited to the cost of various jobs. This process is called as what? This process is called as absorbing the overhead cost units. This process is called as what? बराबर, overhead to cost units. We take up the below the various implications of this process. However, if only अभी अगर one ही मेथड अगर है, सो हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड है। यूनिफॉर्म टाइप ऑफ वर्क इज डन, तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब अगर अपन क्या करते हैं कि फैक्ट्री में एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं, बराबर के नहीं, तो उसको स्ट्रेट वे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लो, बराबर के नहीं। सो इसको अपन बोलते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? क्लियर है एकदम? यस। चलो, तो ये पूरा जो है यहाँ पे ये समरी जो अपन ने क्लास में भी बनाया था, ये तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। ये डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, ये पूरा हमने जो खेला था ये। और फिर इसके टोटल ओवरहेड्स जो है इसको नंबर ऑफ यूनिट्स में फिर बांट देंगे। और फिर एब्जॉर्प्शन होता कैसे है ये भी हमने बात करी थी। सो एब्जॉर्प्शन हमने कैसे किया, नंबर ऑफ, कैसे बोलेंगे इसको अपन, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अगर ये हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर कर रहे हैं तो ओके ओके। चलिए, सो दिस वाज वेरी सिंपल, इजी एकदम। लेट्स गो अहेड।
methods of absorbing overheads to various products or jobs. So the method select will ensure key that the total amount charged or recovered in a period does not differ materially from the actual expenses. मतलब डिफरेंस तो आएगा ना. The overheads, that is overheads incurred, क्या बोल रहे, overheads incurred वर्सेस ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड. ये मेथड आपने ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए कि इसमें का जो डिफरेंस है वो मटेरियल नहीं होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, द डिफरेंस शुड नॉट बी व्हाट, मटेरियल. द अमाउंट चार्ज्ड इज व्हाट, इक्विटेबल. इक्विटेबल मतलब क्या कहते हैं अपन, इट शुड बी जस्ट, मतलब इट शुड बी व्हाट, अप्रोप्रिएट बेसिस होना चाहिए. इट शुड बी व्हाट, अप्रोप्रिएट बेसिस पे होना बहुत जरूरी है. ओके ओके. सो ये अप्रोप्रिएट बेस कैसे हो सकता है सर, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बराबर, कितने वर्कर्स, वो स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, बराबर, फिर उन्होंने कितने आवर्स लिए, कितना मटेरियल लगा, उसके हिसाब से, राइट. सो दैट जॉब्स डन बाय द मैनुअल लेबर, वेदर इट इज डन बाय मशीन्स, तो उसके हिसाब से अपन मशीन आवर रेट निकालेंगे या लेबर आवर रेट निकालेंगे, वो हम लोग देखेंगे, बराबर. सो मेथड्स कौन से हैं, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, रेट पर यूनिट. एंड रेट पर यूनिट हमने क्या बोला, दिस इज डायरेक्ट मेथड, और ये जो है दिस इज इनडायरेक्ट मेथड. इजी है ये एकदम. इन सबके फॉर्मूला क्या है, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय द बजटेड जो भी मेथड रहेगा वो. सो दिस ये सिंपल है एकदम. ये सारा पॉइंट आप पढ़ लेना, ये क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था इसको. मशीन आर रेट पे अपन डिस्कशन करेंगे. पहले इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपन पढ़ लेते हैं. सो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट. सो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट की अगर अपन बात करें, सो जब मटेरियल और लेबर दोनों डोमिनेंट फैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट यूज करेंगे. ठीक है. सो रिकवरी रेट कैसे निकालना है, वन कैन सी हाउ डिफरेंट मेथड वर्क कम्स आउट. ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है इसका. लेबर आर रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है. मशीन आर रेट, इसके ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लास में सॉल्व करे हुए हैं, तो इसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं अभी. ठीक है. डायरेक्ट चिल्लाते चिल्लाते चलो. सो मशीन आर रेट की अगर अपन बात करें, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मशीन आर रेट. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं अपने को. एक डायरेक्ट मशीन आर रेट और एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट. ठीक है. सो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कैलकुलेट डायरेक्ट मशीन आर रेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, तो इसके ऊपर फोकस अपना बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है. सो डायरेक्ट मशीन आर रेट की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड, expense is directly or immediately connected. इससे बच्चों एक सेकेंड.
रुकावट के लिए खेद है। हमारा पिल्लू आ गया था नीचे। या मैडम, चलो, ओके, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट। खेद है, हमारा पिल्लू आ गया। ठीक है, चल। बात हो रही है किसके बारे में अभी? डायरेक्ट मशीन आर रेट के बारे में। एक्सपेंसेस डायरेक्टली और इमीडिएटली कनेक्टेड विथ ऑपरेशन ऑफ द मशीन आर टेकन इनटू अकाउंट। तो सिर्फ जो मशीन को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंसेस डायरेक्टली और इमीडिएटली कनेक्टेड। तो एग्जाम्पल्स आर व्हाट? पावर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एटसेट्रा। तो ये सब खर्चे अपन ने मशीन आवर रेट निकालने के क्वेश्चन में यही किया था, सारे खर्चे जोड़े, डिवाइडेड बाय द इफेक्टिव मशीन आवर्स, हमको मशीन आवर रेट मिल गया था। सही है एकदम। सो दिस रेट इज डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड बाय द मशीन आवर्स। सो ये अपना डायरेक्ट मशीन आवर रेट हो गया। अब कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर वो क्या कहता है? It will be obvious, however, that in addition to the expenses stated above, there may be still other manufacturing expenses such as supervision charges, shop cleaning and lighting, consumable stores, shop supplies, shop general labor, rent and rates, etc., incurred for the department as a whole, and hence not charged to any particular machine or a group of machine. In order to see that such expenses are not left out of the production cost, one should include portion of such expenses to compute machine hour rate. ठीक है ना? मतलब जो सिर्फ स्पेसिफिकली ये मशीन है और ये सिर्फ मशीन के ऑपरेशन के लिए ही खर्चा अगर है, ये मशीन है और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, इसको ऑपरेशन के लिए कि भाई पावर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, बराबर, तो उसको अपन बोलेंगे क्या? इसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट मशीन। बट अब ये मशीन है, इसके ऑपरेशन के लिए तो खर्चा है ही है, बट इसके अलावा एक सुपरवाइजर है, बराबर, इस प्रीमाइसिस का रेंट आपको भरना है, बराबर है, इसके कुछ अंदर कंज्यूमेबल्स टूल्स, क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमेबल्स कुछ कंज्यूम करे इसने। तो ये सब भी हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसको अपन बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। Alternatively, overheads not directly related to the machines may be absorbed on the basis of productive labor hour rate or any other suitable method. Sometimes even it is preferred, ये ध्यान देना, even it is preferred to add wages paid to the machine operator in order to get the comprehensive rate of the machine hour, कि वो जो मशीन ऑपरेट करने वाला जो लेबर होता है ना, बराबर, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये अपोर्शन एब्जॉर्ब कैसे करना फिर आपको पता है, एक्चुअल मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर रेट। आपको दो मशीन आवर रेट समझ में आ गया आपको, डायरेक्ट मशीन आवर रेट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ये स्टेप्स दिए, ये इसको सॉल्व करा हुआ है अपन ने क्लास में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मशीन इज द मेन फैक्टर, तो ये सुटेबल है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ मशीन ओवरहेड्स वुड इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच मशीन्स हैव बीन आइडल। आपको पता चलेगा कि मशीन आइडल कब तक रही है। वेयर वन ऑपरेटर अटेंड सेवरल मशीन्स, उधर एडवांटेजेस रहेगा। और वेयर सेवरल ऑपरेटर्स आर एंगेज्ड ऑन द मशीन, इसके लिए ये फायदेमंद है। एडिशनल डेटा मस्ट बी मेंटेन्ड। जनरल डिपार्टमेंट रेट्स फॉर ऑल द मशीन may be suitable. The computation of separate machine hour rate for each machine would mean further additional work. काम बढ़ने का इसके लिए डिसएडवांटेज है। ये वाला हो गया अपना टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। नॉर्मल रेट,
प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट, डिपार्टमेंट रेट। ऐसा अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व करा हुआ है, बात करते हैं चलो इसके बारे में। इसके ऊपर इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट के बारे में आप बताइए। सो नॉर्मल रेट मतलब क्या कहेंगे बॉस? नॉर्मल रेट इज एक्चुअल ओवरहेड्स बाय एक्चुअल बेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्चुअल रेट। सो नॉर्मल रेट इज एक्चुअल रेट। ध्यान में आ रहा है अपने को? सो एक्चुअल रेट इज नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट इज एक्चुअल रेट। प्री डिटरमाइंड रेट मतलब अपना बजटेड ओवरहेड रेट। सो द रेट इज डिटरमाइंड इन एडवांस्ड। So it is determined in advanced. Estimating the amount of overheads for the period in which it is to be used. So इसको अपन क्या बोलेंगे? This is also called as what? The budgeted overhead rate. So normal rate and predetermined overhead rate. So इसमें अपन क्या करते हैं? Estimated overhead rates अपन निकालते हैं based on the previous year, based on the volume of production, बराबर है, या the overhead rate में भी fixed on the based on normal volume of the business। एक तो volume of production के बेसिस, एक तो previous year के मुकाबले, volume of production के मुकाबले, या तो volume of business के मुकाबले। So ऐसा predetermined overhead rate which is also called as what? The budgeted overhead rate। सिंपल है एकदम। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट मतलब रेट, ब्लैंकेट एज द नेम से फ्लैट रेट, बराबर के नहीं, वन सिंगल ओवरहेड रेट फॉर द एंटायर फैक्ट्री। डिपार्टमेंट वाइज नहीं, कुछ नहीं। मतलब अपन अभी कैसे करते थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, उसका अलग अलग ओवरहेड रेट निकालते थे। ऐसा कुछ नहीं, वन सिंगल रेट फॉर द एंटायर फैक्ट्री। टोटल खर्चा लो, टोटल फैक्ट्री के यूनिट से डिवाइड कर दो, खलास। सो टोटल ओवरहेड्स divided by total number of units of the base for the factory। काम इच खत्म, बराबर के नहीं? So blanket rate is to be applied when, कब यूज करेंगे? Only one major product is produced, several products अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, but all products pass through all departments and all are processed for the same length of time। अगर सबको सेम टाइम लग रहा है और सब डिपार्टमेंट से गुजर रहा है तो फिर भैया ब्लैंकेट रेट आपने यूज करना चाहिए। सो ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आपको आ सकता है कि ब्लैंकेट रेट कब सूटेबल रहेगा, कब सूटेबल रहेगा। सो ब्लैंकेट रेट मतलब आपको पता चल गया, फ्लैट रेट, स्ट्रेट। डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट मतलब डिपार्टमेंट वाइज, ब्लैंकेट मतलब फैक्ट्री वाइज, बराबर, डिपार्टमेंट वाइज। Overheads of department divided by that corresponding base of that particular department। So it refers to computation of one single overhead rate for a particular production unit or department। Departmental overhead rate। तो जैसे अभी अपन यूजुअली जो प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, तो इसका रेट, बट सबका अगर इंडिविजुअली निकाले तो इसको डिपार्टमेंटल, इंडिविजुअली निकाले तो डिपार्टमेंटल, टोटल करके टोटल से डिवाइड करे तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ब्लैंकेट। ऐसा है ना? क्लियर है? ये भी अपन ने किया था ये क्वेश्चन, मशीन आर रेट और ये सब। सो अभी बस ये क्वेश्चन ही रहे। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्ब कैसे करते? प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट को एब्जॉर्ब कैसे करते आपको पता है ना? एक्चुअल इनटू व्हाट? द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ओवरहेड्स आर अप्लाइड, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि हम लोग जो क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो पढ़े हुए ये, इसलिए ये सब फास्ट पढ़ा रहा हूं इसको। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर अप्लाइड बेस्ड ऑन व्हाट? प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट पता है अपने को, actual overhead rate will rarely coincide with the predetermined rate,
ड्यू टू वेरिएशन इन द प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट एंड एक्चुअल ओवरहेड रेट। ये वेरिएशन किस वजह से आ सकता है? एक तो सर नंबर ऑफ यूनिट्स आपके अलग होंगे, बराबर। सो एस्टिमेटेड overheads for the period under consideration may remain same or coincide with actual overheads, but the number of units produced during the period is more or less. In the former case, actual overhead rate will be less, and the latter case, actual overhead rate will be more than the predetermined. फिर similarly, if the number of units actually produced during the period remains the same, but budgeted figure, but actual overheads incurred is more or less. एक तो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स अलग हो सकते हैं, या आपका एक्चुअल खर्चा एज कंपेयर टू प्री डिटरमाइंड, बराबर, वो अलग अलग हो सकता है आपका। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अपना वेरिएशन, ये जो टॉपिक रीड कर रहे हैं, बस ये पता होना चाहिए कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कौन से रीजंस के वजह से आ सकते हैं। सो एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स अलग हो सकते हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड अलग हो सकते हैं, बराबर। या तो क्या कहेंगे, बोथ द एक्चुअल ओवरहेड्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विल बी व्हाट डिफरेंट। कभी कभी क्या हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट सेम होंगे बट एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा हो सकते हैं, बराबर। या आपके नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो सकते हैं। सो इफ द चेंजेस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑकर यूनिफॉर्मली, देन सिचुएशन ऑफ नीदर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन विल अराइज। क्योंकि अगर दोनों सेम है तो फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का सवाल ही नहीं है, तो इसीलिए ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आता है। तो एक तो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, एक तो एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, और बोथ, सही है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अपने को पता है कि ये ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में देखा है कि अगर ये बहुत स्मॉल अमाउंट है तो इसको कॉस्टिंग पी&एल में लेके जाओ, स्मॉल नहीं है बट गलत एस्टिमेशन हुआ है या अबनॉर्मल रीजन से हुआ है तो उसको कॉस्टिंग पी&एल में लेके जाओ। बट अगर ये स्मॉल नहीं है और एबनॉर्मल भी नहीं है तो देन एक सप्लीमेंट्री रेट आप निकालेंगे और फिर उसको आप रिस्पेक्टिव जो अपने सेल्स अकाउंट, फिनिश गुड्स या अपना WIP अकाउंट है उसको अपन चार्ज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अपने को पता है कि चार्ज करना। और सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट कैसे निकालते हैं? सो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, मतलब वेरिएशन इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, और वो रेट फिर वो नंबर ऑफ यूनिट्स को फिर आपने जोड़ के वो उतने से आपने खर्चा कम या ज्यादा कर लेना है, ठीक है ना। सर एमटीपी में आया है MCQ, कौन सा बेटा MCQ? ये ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन किस वजह से होता है, यस, इसीलिए कहा ना एक बार ये पढ़ लेना बहुत जरूरी है। फिर ये डेबिट किधर करना, क्रेडिट किधर करना, ये आपको पता है ये। चलो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं, तो आपको सिखा देते हैं सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं। The total overhead expenses of factory is 4,46,380. So ये actual हो गए। Taking into account the normal working of the factory, overhead was recovered at 1.25 per hour. तो ये क्या हुआ अपना predetermined overhead rate। ये overhead expenses, ये क्या है actual overhead, ये क्या हो गया ये रिकवरी रेट, फिर ये क्या हुआ ये एक्चुअल आवर्स हो गए। Said how would you proceed to close the books of accounts assuming that besides 7,800 units produced, of which 7,000 were sold, there were 200 equivalent units in WIP. On investigation, it was found that 50% of unabsorbed overhead was amount of increase in the cost of indirect material, indirect labor, and remaining 50% was due to factory inefficiency. फैक्ट्री इनएफिशिएंसी मतलब एबनॉर्मल रीजंस हो गया ना ये, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा।
एबनॉर्मल रीजंस एंड नॉर्मल रीजंस, इसकी बात करते हैं। सो सबसे पहले एक्चुअल इज 446,380 दिया हुआ है। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज हाउ मच, 293,104 इंटू 1.25। सो ये अपने आ गए ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, एंड फिर ये आ गया अपना डिफरेंस इन व्हाट, द ओ एब्जॉर्प्शन। सो ये कितना आ गया, अंडर एब्जॉर्प्शन 80,000। अभी क्या बोल रही है, assuming that besides 7,800 units produced, 7,800 यूनिट तो प्रोड्यूस हो गए। सो एफ जी वॉज हाउ मच, 4,800, सॉरी 7,800, एफ जी वॉज 7,800, sold units were 7,000। उसके बाद क्लोजिंग एफ जी वॉज 800 एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी वो 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ डब्ल्यू आई पी। तो क्या लिखा हुआ है, रीजंस फॉर अनएब्जॉर्ब्ड इज 80,000 में 40,000 नॉर्मल रीजंस का है और 40,000 एबनॉर्मल रीजन का है। सो ट्रीटमेंट, तो जो एबनॉर्मल रीजन जो है, अगर ये एबनॉर्मल है तो इसको अपन किधर लेके जाएंगे, कॉस्टिंग पी एंड एल को लेके जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है। सो remaining 40,000, the balance unabsorbed 40,000 due to factory inefficiency should be debited to costing P&L as this is an abnormal loss। ये तो अपना डिसाइडेड हो गया। अब जो 40,000 के जो नॉर्मल है रीजंस की वजह से, उसको कैसे करने का। सो 40,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 7,800 यूनिट्स ये हमने प्रोड्यूस करे और 200 WIP में इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स ना, ऐसे क्या बोला है, 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स, दैट इज 200 इक्वल टू कंप्लीटेड यूनिट्स। सो इसको डिवाइड करेंगे उसको बाय 8,000। सो अपना ओवरहेड रिकवरी सप्लीमेंट्री रेट आया 5। तो उसको कैसे बांटेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 800 यूनिट्स, WIP 200 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,000 यूनिट्स, ऐसे इंटू ₹5। ये बस खर्चा बांटना है उसको, तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को डाल देना। सो इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट बाय 35,000, वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1,000। ऐसा समझ में आया ये क्वेश्चन। सो एग्जाम में ऐसा ये सप्लीमेंट्री रेट के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा डरने का नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, मैं बस आगे देखता हूं एक बार। ये वाले जो है ना बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये सेम है कि इनको कैसे अकाउंटिंग करने का। अकॉर्डिंग टू CIMA टर्मिनोलॉजी, administrative overhead is defined as the sum of those costs of general management and secretarial accounting and administrative services which cannot be directly related to production, marketing, research and development of functions of the enterprises. Administrative overhead constitutes expenses incurred in connection with formulation of policy, directing the organization and controlling the operations. Policy making, administration. These overheads are also collected and classified in the same way as factory overheads.
तो इसको कैसे अपोर्शन करने का, मतलब ये बेसिस दिया हुआ है यहाँ पे। फिर चार्जिंग टू, अगर कॉस्टिंग अगर एबनॉर्मल है, are charged to costing. The reason for charging is, according to this method, administrative overheads are charged to costing P&L account. The reason for charging it to are, firstly, the administrative overheads are concerned with formulation of policies and not directly concerned with production or selling and distribution. It is difficult to determine the suitable basis for apportioning administrative overheads over production and sales department. These are fixed costs. Treating administrative overheads as separate addition to cost of production or sales. ये होमवर्क के लिए इसको आज रीड कर लेना, ये सब पूरा थियरी हमने पढ़ा हुआ है। ये हमने सेम रिकवरी रेट्स को यूज करके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना के, फाइंड द परसेंटेज, ये भी करा हुआ है। सेलिंग ओवरहेड्स ये भी होमवर्क के लिए पढ़ लेना, बस अभी एक एक ओवरहेड के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ना जरूर इसको। ये क्वेश्चन सॉल्व करे हुए इसके। आपको याद है ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी ओवरहेड्स चैप्टर में लास्ट में हमने पढ़ा था ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। फास्ट एक बार उसको रिविजिट कर लेते हैं इसको। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और रेटेड कैपेसिटी इज अ थियोरेटिकल कैपेसिटी, बराबर, विच कुड नॉट बी अचीव्ड, बराबर, कि 100% बोलने के लिए अच्छा है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी मतलब क्या है कि जितना तुम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, जितना तुम यूज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑपरेटिंग कैपेसिटी, बराबर, यस। बट प्रैक्टिकली जितना भी कैपेसिटी है वो क्या तुम यूज करते हो क्या, नहीं। सो ऑन एन एवरेज कितना तुम यूज करते हो, कितना अचीव या अचीवेबल है, एवरेज ओवर द पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल कैपेसिटी। सो इंस्टॉल्ड मतलब theoretical capacity, also called as what, the rated capacity. Practical capacity is the operating capacity, कितना तुम यूज करते हो, जिसमें संडे हॉलीडे ब्रेकडाउन्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। और फिर ओवर द पीरियड जो तुम्हारा एवरेज है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। फिर एक्चुअल कैपेसिटी इज कैपेसिटी एक्चुअली अचीव्ड। आइडल कैपेसिटी कैनॉट बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। इस आइडल कैपेसिटी में दो बच्चे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड नॉर्मल is called as what, normal idle capacity. The difference between normal capacity and actual capacity is called as what, abnormal. ट्रीटमेंट आपको पता है, इट विल गो टू कॉस्टिंग P&L। चल, सो यहां पे आज अपन रुकते हैं। आज आपको होमवर्क के लिए वो कंटेंट जो है वो रीड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वाला मामला आप रीड करिएगा। हम लोग मिलेंगे मंडे या ट्यूसडे को, अब डिपेंड करता है होली का छुट्टी कैसे क्या है। बट ये ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स अपने को पढ़ना है, बराबर है, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से पढ़ेंगे इसको अपन, और फिर उसके बाद जो है हम ओवरहेड चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे चलेंगे। अभी ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ज्यादा, अभी जो चैप्टर्स है वो प्रॉब्लम वाले ज्यादा चैप्टर्स है और थ्योरी वाले कम है, ठीक है। तो अभी ऐसा थ्योरी वाला पार्ट जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स में था वो था, अभी इतने ज्यादा कुछ थ्योरी आपको नहीं आएगी, ठीक है, ओके। चलो, सो आज का वो टारगेट जरूर पढ़ना, बट
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, सप्लीमेंट्री रेट को कैसे कैलकुलेट करने का। नॉर्मल एबनॉर्मल रहेगा तो एबनॉर्मल तो सीधा P&L को जाएगा, सप्लीमेंट्री रेट नॉर्मल रीजंस के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।